है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी की। इसके पहले हम आपको बता दें कि एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है MGT के यूट्यूब चैनल में, और आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसे हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। आज उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे NCERT के क्लास 12 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। बायो प्लस लोगस से हुई है, जिसका अर्थ होता है जीव संबंधित अध्ययन। तो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि हाँ, बायोलॉजी की शुरुआत कैसे और किसने की थी, और क्या इसका मुख्य चर्चा है, और कितने भागों में बांटा गया है। ये पहले हो चुका है चर्चा, और इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो हम आगे चलकर इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पे आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हुए हैं, और वो विषय है आपका यूनिट 8 से लिया गया, क्लास 12 का NCERT की बुक से यूनिट 8 से लिया गया, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। क्योंकि आज की परिस्थिति को देखते हुए हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति जो आप लोग जान ही रहे हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रसित है, और उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि किस प्रकार का रोग हम पे हावी होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसका उपचार क्या होता है, रोकथाम क्या होता है। उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। इसीलिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आज हम आए हुए हैं, और यूनिट 8 से ये लिया गया है, जिसका चैप्टर का नाम है आपका मानव कल्याण में जीव विज्ञान, यानी कि मानव कल्याण। अंग्रेजी में कहते हैं इसके बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब मानव कल्याण यानी कि इंसान के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाएं, जिस पहलुओं पे चर्चा की जाए, वही मानव कल्याण के तौर पे जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के इस यूनिट का परिचय सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम लोग को महत्वपूर्ण चीजों को जानना है। वो चीजें हैं, सबसे पहला आपका पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में कल्याण मतलब मानव कल्याण विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में उपयोगिता स्पष्ट किया। यानी कब? 21वीं और 20वीं शताब्दी में। दूसरा पॉइंट आपका है मानव समुदाय में कृषि, खाद्य संसाधन तथा चिकित्सा विज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई। तो अगर हम बात करें मानव समुदाय में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कृषि, उसके बाद क्या, खाद्य संसाधन, और तीसरा था आपका चिकित्सा विज्ञान। तो जी हाँ दोस्तों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाए आज की स्थिति के अनुसार, तो चिकित्सा विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं बायो से संबंधित और मेडिसिन में लगे हुए हैं कि कोरोना वायरस का कहीं से एंटीडोट मिल जाए, जिसके कारण हम इसका निदान पा सके, इस महामारी से छुटकारा पा सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इसी महत्वपूर्ण चैप्टर पे, चिकित्सा विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, और इसी के अंतर्गत हम लोग चिकित्सा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा है, इस चैप्टर में ये भी दर्शाया गया कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि सामाजिक तौर पे इसमें सांस्कृतिक में परिवर्तन आते हैं। किसके माध्यम से? मानव समुदाय में तो कृषि, खाद्य संसाधन और चिकित्सा के माध्यम से क्या आते हैं? सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन आते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर जाए, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सूक्ष्म जीवों में बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, ये सब रिलेटेड आते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग काफी कम जानते हैं। उसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि किन किन सूक्ष्म जीवों से क्या हानि और क्या लाभ होते हैं, और उसी रोग संबंधित बातों चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हमें चर्चा करना है चिकित्सा विज्ञान के बारे में। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं। इसमें एक महान वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है, मानव कल्याण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। वो कौन थे? हमारे MS स्वामीनाथन। तो इनके योगदान और उनके परिचय के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहला बात हम कह दें कि इन MS स्वामीनाथन, यानी M और दूसरा S है, तो इनका पूरा नाम क्या था? तो MS स्वामीनाथन का पूरा नाम था मोनकाम्बू सुभाषिवन स्वामीनाथन था। तो जी हाँ दोस्तों, इनका पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिएगा,
में भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सके ऑब्जेक्टिव टाइप पर तौर पे। चलिए अब इनके जन्म की बात करें तो जन्म की इनकी बात हम करते हैं तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी में कहां हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु के एक गांव का नाम है कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था। एक बार फिर से दोहरा दें, इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 ईस्वी में। कहां? तो तमिलनाडु के कुंभकोणम गांव में हुआ था। चलिए इनके क्वालिफिकेशन की बात करें यानी इनके अध्ययन की बात करें तो इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी यानी कि मद्रास विश्वविद्यालय से किस विषय से इन्होंने स्नातक किया? तो वनस्पति विज्ञान से इन्होंने स्नातक किया। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है, यानी वनस्पतियों के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो इन्होंने वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने काफी रुचि रखी थी और इन्होंने वनस्पति विज्ञान से स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि MA BA और MSc इन्होंने किया। तो बात करें हमें यहाँ पे मद्रास, कहां से इन्होंने ये डिग्री प्राप्त की थी? मद्रास यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की थी। तो चलिए दोस्तों इसमें कुछ प्रश्न हम आप लोगों को बता दें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मानव कल्याण विशेषकर कब स्पष्ट हुआ कि हाँ मानव कल्याण जो है उसमें जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है? तो 20 से 21वीं शताब्दी में। दूसरा कि मानव समुदाय में किसकी मतलब अहम भूमिका होती है? तो कृषि की होती है, उसके बाद खाद्य संसाधन की होती है और चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो साथ में ये भी हम लोग जाने एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि सूक्ष्म जीव इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, तो कुछ काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये भी जाने कि सूक्ष्म जीव का क्या योगदान होता है। चलिए तो आगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं जो मानव कल्याण में, वो कौन थे? तो हमारे MS स्वामीनाथन थे, जिनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम इनका था मोनकाम्बो सुभाषचंद्र स्वामीनाथन। और आगे चर्चा करें, जन्म इनका 7 अगस्त 1925 ईस्वी में तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। और इनका जो अध्ययन हुआ था मद्रास यूनिवर्सिटी से हुआ था। किस विषय से? तो बॉटनी से यानी वनस्पति शास्त्र से इन्होंने स्नातक और स्नातक का कार्य किया था। चलिए आगे योगदान की चर्चा करें। अब योगदान की बात करें तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस चैप्टर में। और आपको ये बता दे इस विषय में उन्होंने किसके साथ मिलकर ये चर्चा किया था? तो स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर, यानी 2 व्यक्तियों ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया था और ये आज चलकर क्या हुआ? विश्व प्रसिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों बात करें कि MS स्वामीनाथन जो भारत के रहने वाले थे तमिलनाडु के, और उनके साथी जो थे नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर उन्होंने कार्य आरंभ किया। और कौन सा कार्य आरंभ किया? तो उन्होंने वनस्पति पे चर्चा की, अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतवर्ष में गेहूं के मैक्सिम किस्मों का, मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किस्मों का किस्म आए गेहूं के, और इसके कारण भारत में एक क्रांति आई जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसकी चर्चा आप लोग पिछले क्लासेस में भी किए होंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग काफी समझदार हैं। तो चलिए हम हरित क्रांति की बात करें तो इसको अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं कि हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अब यहां पे बात करें इसीलिए, अब मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। बहुत सारे गेहूं के किस्मों का इन्होंने चर्चा किया और इसीलिए इनको हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? पितामह यानी पिता भी कहा जाता है। और इनको इसीलिए पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। चलिए एक बार फिर से इससे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं तो वो प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कि स्वामीनाथन ने किसके साथ मिलकर कार्य आरंभ किया? तो आंसर में उसका क्या जवाब हो सकता है? नॉर्मन बोरलॉग के साथ।
और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, एक और बात की हरित क्रांति, एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता रहता है कि हरित क्रांति किस से संबंधित है? तो इसमें जवाब आपका आएगा गेहूं से संबंधित होता है। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित होता है। उसी तरह रजत क्रांति अंडे से होता है। इस मतलब बहुत सारे क्रांतियां आई और हर एक क्रांतियां एक वस्तु से संबंधित होते हैं। तो जैसे ही यहां हरित क्रांति की बात आएगी, आप लोग गेहूं का याद रखिएगा। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका इनका योगदान और परिचय। अब आगे हम चर्चा करेंगे यूनिट 8 में पढ़े जाने वाले अध्याय और उनसे संबंधित मुद्दा कौन कौन से हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आज आपको ये सिखलाएगा कि हमारी जो स्वास्थ्य हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य ही धन है और अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्वास्थ्य संबंधित। चलिए, तो पहला चैप्टर है आपका यूनिट 8 का, जिसे आपके बुक में चैप्टर 8 में दिया गया है। तो उसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। जी हाँ दोस्तों, आ गई बात। यहां देख लीजिए आप लोग, मानव स्वास्थ्य यानी कि मानव का हेल्थ और उससे संबंधित जो रोग होते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग चैप्टर 8 में करेंगे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 में आप लोग को पढ़ना है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जी दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी क्या जरूरत है। तो बायो में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश होती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग के एग्जाम में क्या होता है कि अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स को पूछ देता है जिसको हम केयर नहीं करते हैं, और वही प्रश्न जब आ जाता है तो हम औंधे मुंह गिर जाते हैं। यानी कि वो क्या होता है कि हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कहां से पूछा है, और सोचने लगता है यार ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर गहन अध्ययन करें तो कोई भी आपका क्वेश्चन जो होता है आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है, आपका चैप्टर से रिलेटेड ही पूछेगा। थोड़ा नाम जो हिंदी और अंग्रेजी में होता है इधर उधर कर देता है, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, मात खा जाते हैं। चलिए अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने चर्चा भी किया कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मानव के कल्याण में। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे भोजन भी करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर पूछ दे कि मानव कल्याण में माइक्रोब्स का क्या योगदान है, तो आप लोग सोचने लगिएगा कि माइक्रोब्स क्या होता है। तो अगर आपको पता है कि माइक्रोब्स का अर्थ क्या हुआ, सूक्ष्मजीव होता है, तो वहां पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करेंगे पहले चैप्टर यानी चैप्टर 8 की चर्चा करेंगे, मानव स्वास्थ्य और रोग की। दोस्तों अब आगे हम चैप्टर की चर्चा करेंगे और व्याख्या में जानेंगे कि मानव स्वास्थ्य और रोग क्या होता है और इससे संबंधित प्रमुख भूमिकाएं और इससे संबंधित जो कारण है या फिर विशेष चर्चा है, उसकी चर्चा अब हम लोग इसमें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस चैप्टर का परिचय हम जान लें। चैप्टर के परिचय की बात करें तो आज से बहुत समय पहले मनुष्य में बीमारियों को क्या कहा जाता था, ईश्वर का वरदान कहा जाता था या ईश्वर का प्रकोप कहा जाता था। परंतु बाद में अनुभव एवं शिक्षा के आधार पर क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन हुआ और पता लगा कि यह पूर्ण सत्य नहीं है। और इसका मतलब अनुभव जब हुआ तब सभी लोगों ने इस पे चर्चा करना शुरू किया और इसके बारे में आगे बढ़े और आगे चलकर इन्होंने विभिन्न खोजें की और जिसके कारण आज हम लोग इस मुकाम तक
पहुंचे हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह ये बहुत समय पहले केवल लोग ऐसे जाते थे क्या कि ये ईश्वरीय देन है या फिर जादू टोना है, इसे जादू टोना से ठीक कर लेना है, ये बीमारी क्या है झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा। जैसे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है, लोग इसे भ्रम मान लेते हैं, अंधविश्वास मानकर और विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए ओझाओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, जिसका इलाज केवल क्या उपचार से हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है। लेकिन हम अनुभव और अज्ञानता में फंसे हुए थे और जिसके कारण हम लोग क्या थे, हमेशा कुछ न कुछ गलत कर बैठते थे और कई लोगों की इससे जाने जाती थी। तो अब इसमें क्या बदलाव हुआ, लोगों को शिक्षा प्राप्त हुई, लोग जाने कि हाँ एक प्रकार का प्राकृतिक या फिर गॉड गिफ्टेड नहीं है ये, बल्कि हमारे अंदर हो रहे विकारों का कारण है। हमारे अंदर जितने तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मान लीजिए कि कोई कमी हो जाती है जिसके कारण हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है, सही तरीके से काम करता नहीं है। तो जब सही तरीके से काम नहीं करता है तभी हम अस्वस्थ हो जाते हैं और वही विभिन्न रोगों और बीमारियों का कारण बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कि मानव स्वास्थ्य की बात हम करें तो मानव संबंधित हमारी जो स्वास्थ्य होती है वो क्या होती है। जी हाँ, इसके पहले हम बता चुके हैं कि कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, हिंदी में कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा धन जो होता है हमारा स्वास्थ्य होता है। तो मानव स्वास्थ्य की अभी चर्चा करना अति आवश्यक है, क्योंकि आज पूरा विश्व जिस वायरस से जूझ रहा है, जिस महामारी से जूझ रहा है, उसको देखते हुए मुखातिब हम करते हैं और हम बताते हैं कि इससे स्वास्थ्य हमारा किस तरह प्रभावित हो रहा है और किन रोगों से प्रभावित होता है, उसका निदान क्या है, उसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान ले कि अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं क्या होती है। कि एक मनुष्य अच्छा स्वास्थ्य चाहे, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकताएं होती है, इसकी चर्चा सबसे पहले हम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहां हम देख रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं। तो इसमें चर्चा हमने किया है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, धूप चाहिए, स्वच्छ पेयजल चाहिए, स्वच्छ शौचालय चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, स्वास्थ्यकर आवास चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए, बीमारियों से सुरक्षा होनी चाहिए, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और साथ में स्वादपूर्ण सामाजिक वातावरण होनी चाहिए। चलिए एक एक पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वच्छ वायु। अगर हम लोग दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं, श्वसन करते हैं और श्वसन के तौर पे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगर श्वसन क्रिया बंद हो जाए तो मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आज की वायु में विष घुला हुआ है, जहर घुला हुआ है। क्यों? क्योंकि आज के वायु में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ घुले हुए होते हैं जो हमारे शरीर के सिम्टम्स को कमजोर कर देते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाता है स्वच्छ वायु की आवश्यकता है। दूसरी चर्चा करें, धूप भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं क्या कि धूप आंख मिचौली खेल रही है, कभी बादल हो जा रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं। जब हमें धूप की आवश्यकता होती है धूप नहीं हो रहे हैं, जब धूप की आवश्यकता नहीं होती उस समय धूप हो जा रहे हैं, जिसके कारण सुखाड़ हो जाता है। तो ये आवश्यकताएं हमारी क्या हो जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसके कारण हमारे वातावरण पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। आगे चर्चा करें स्वच्छ पेयजल की। अगर बात करें तो जैसे हमें वायु की आवश्यकता होती है उसी तरह हमें जल की भी आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल यानी कि प्योर वाटर की आवश्यकता होती है, जो आजकल काफी मुश्किल से मिलता है। हम कहें तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे हमें स्वच्छ जल मिले। अभी पूर्णतः हर एक जल, भूमिगत जल हो या फिर आपका नदी नाला या नदी या कल का हो, नल का हो, उसका जल हमारे पीने योग्य
नहीं है। प्रत्येक में क्या है, सूक्ष्म जीव घुले हुए हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन उसमें घुले हुए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जल को स्वच्छ बनाना होगा। तो जल को स्वच्छ बनाने की विधि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। सबसे आसान विधि है कि जल को गुनगुना करके यानी गर्म करके पिए, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। और भी बहुत सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से आप जल को स्वच्छ बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो हम ही लोगों को जल को स्वच्छ रखना है। तो कह रहे हैं यहां पे, हम सीधे कह रहे हैं कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल, वायु, धूप इनकी आवश्यकता है। आगे चर्चा करें तो स्वच्छ शौचालय की आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट शौचालय पे दे रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नगर बस्ती और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे स्त्रियां या फिर पुरुष शौचालय न होने के कारण घर से बाहर निकलते हैं और वो मलमूत्र त्याग करते हैं घर से बाहर, जिसके कारण उस पर विभिन्न प्रकार के कीड़े उत्पन्न होते हैं और वही कीड़े उड़कर आपके भोजन या भोजन सामग्री पे बैठते हैं, जिसके कारण उसमें उनके शरीर में चिपके हुए बैक्टीरिया क्या होते हैं, उस भोजन पे चिपक जाते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या कि बाहर जाते समय, शौचालय करते समय हम बाहर निकले रात्रि के समय और किसी कारणवश कोई कीड़ा वगैरह, जहरीला कीड़ा आपको काट लिया, तो उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मरना तो किसी स्थिति में है, ये तो एकदम 100% श्योर है कि आप अगर स्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं करवाते हैं अपने अच्छे जीवन के लिए, तो आपको तो मरना किसी स्थिति में। चाहे आप मलमूत्र बाहर जाकर त्याग करते हैं तो उसे हो रहे बीमारियों से आपको सामना करना पड़ेगा, या फिर आप शौचालय के लिए निकले और किसी घटना का शिकार हो गए, तो जिसके कारण आपको क्या होगा, बहुत सारी समस्याओं का, जैसे कि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ों में आते हैं कि कोई स्त्रियां या युवतियां शौच के लिए बाहर निकली और कुछ हमारे समाज के असामाजिक जो पुरुष है, असामाजिक तत्व है, इसका फायदा उठाकर क्या करते हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और दुर्व्यवहार का शिकार हो जाती हैं हमारी स्त्रियां, और बच्चे भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इन सब पे अगर हमें लगाम लगाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले शौचालय बनाना अति आवश्यक है, जिसमें सरकार भी जोड़ रही है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही हैं, जिसके लिए शौचालय के लिए हमें बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं दे रही है, पैसे भी दे रही हैं, और पैसे देकर आपको शौचालय बनाना है, जिसके कारण आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही अपना शौचालय बनाकर शौचालय को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आप मतलब किसी प्रकार घटना का शिकार नहीं होंगे। चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करें, संतुलित भोजन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने भोजन पे भी ध्यान देना। तो भोजन पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम बहुत सारे रोगों का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते क्या है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के कारण, बीमार होने के कारण, तो डॉक्टर सीधे कहता है कि आपका भोजन, मतलब कि आपका शरीर कमजोर हो गया है, आपको अच्छे भोजन की आवश्यकता है, ये आप विषैला भोजन को ग्रहण मत कीजिए। और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं संतुलित और स्वच्छ भोजन की भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि स्वच्छ भोजन की बात करें तो स्वच्छ भोजन हमारे आज के वातावरण में बहुत कम ही मिल पा रहे हैं। आजकल जितने भी भोजन या फिर अन्न वगैरह जो उत्पादित किए जा रहे हैं उसमें रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पे काफी प्रभाव पड़ता है। तो साथ में डॉक्टर हमें यह भी सलाह देता है, ईट इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। इसका अर्थ यह होता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा, मतलब कहने का कि पौष्टिक भोजन को ग्रहण करना चाहिए जिसमें विटामिन ज्यादा हो, और कम मात्रा में भोजन करें, लेकिन क्या होना चाहिए, आपका संतुलित और विटामिन युक्त होना चाहिए, पोषक आहार होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा इतना भोजन लेकर बैठ गए और उसमें किसी प्रकार का कोई विटामिन वगैरह कुछ है नहीं और उसको ठूस ठूस कर खा लिए, और जिसके कारण पेट तो बढ़ गया लेकिन जो आपके शरीर को चाहिए वो भोजन से प्राप्त नहीं हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आपके शरीर को
पोषक तत्वों की आवश्यकता है या फिर ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो किससे प्राप्त हो सकती है? तो संतुलित भोजन से प्राप्त हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन भी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आगे करें स्वास्थ्यकर आवास की, तो हम चर्चा करें स्वास्थ्यकर आवास की, तो आवास में जो स्वास्थ्य संबंधित हमारा आवास जो होना चाहिए एक सुचारू और सही ढंग से होना चाहिए। जैसे कि हमने सबसे पहले चर्चा किया कि अगर आपका आवास सबसे पहले बन रहा है तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपके आवास में एक शौचालय का होना अति आवश्यक होता है। और आप अगर आपका आवास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए और एक शुद्ध वातावरण में और शांतिपूर्ण वातावरण में आपका आवास होना चाहिए, जिसके कारण आपके जीवन शैली में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। आगे चर्चा करें अच्छे कपड़े की। हाँ दोस्तों, जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मान लिए हम बहुत सारे कपड़े के शौकीन होते हैं, बहुत सारे इंसान, लेकिन कपड़े ही हैं, लेकिन हम कपड़े को सही ढंग से ना पहने तो क्या होगा? अब मान लीजिए कि शॉर्ट है और उसको हम पैर में पहन ले और पैंट है उसको हम ऊपर पहन ले, तो क्या वो आपका सही क्रम होगा? नहीं होगा। या फिर आपके पास कपड़े ही हैं और वो क्या साफ सुथरा ना हो, स्वच्छ ना हो, यानी गंदा हो, हमेशा एक ही कपड़ा आप यूज कर रहे हैं और उसको कभी धो नहीं रहे हैं, तो इससे भी आपको क्या होगा? बीमारियां होंगी, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छा कपड़ा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, स्वच्छ कपड़ा भी होना चाहिए। आगे चर्चा करें स्वास्थ्यप्रद वातावरण भी होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं भी वातावरण आपका होता है तो वातावरण आप देखते हैं क्या कि काफी ज्यादा गंदगी, धूल से भरा वायु जो आपका क्या होता है? विषैला होता है। विभिन्न प्रकार के जो हवा में होते हैं विषैले पदार्थ घुले होते हैं, रसायन वगैरह घुले होते हैं, जिसके कारण जब आप उसको अंदर ग्रहण करते हैं तो जिसके कारण क्या होता है? वो आपके स्वास्थ्य यानी श्वसन क्रिया को बिगाड़ देता है और जिसके कारण आप विभिन्न प्रकार के रोगों का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। तो वातावरण आपका स्वच्छ भी होना चाहिए, एक मतलब कहने का कि ऑक्सीजन युक्त वातावरण होना चाहिए, सही मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए और आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए जिसके कारण ऑक्सीजन प्राप्त करें और शांतिपूर्ण आपका वातावरण होना चाहिए, जिसके कारण आप मानसिक तौर पे भी बीमार ना हो। जैसे कि अगर क्या हो बगल में क्या हो, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो जो आप हमेशा चिल्लाते हो, कोलाहल करते हो, झगड़ा करते हो, जिसके कारण आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, हमेशा झगड़ा होता हो, तो वैसे वातावरण में अगर आप रहते हैं या फिर अपने बच्चे को पालते पोसते हैं तो उस वातावरण में क्या होगा कि आपके बच्चे का जो जीवन शैली होगा, लाइफ स्टाइल बिगड़ जाएगा। जो बगल से सुनेंगे या फिर उससे सुनेंगे वही सीखेंगे। जैसे गाली गलौज हो रहा है तो वो गाली गलौज करना सीख जाएंगे, यानी गाली देना सीख जाएंगे। दुर्व्यवहार किसी बड़े के साथ करते हुए देखेंगे तो वो भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं? नकल करने में आगे होते हैं। तो एक अच्छे वातावरण का बनाना अति आवश्यक होता है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मानसिक तौर पर खासकर मानसिक तौर पर हम लोग क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। जब मानसिक तौर पे हम बीमार हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का स्वस्थ भोजन भी अगर करा दे तो हम क्या होंगे? ठीक नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है। तो इसके लिए एक अच्छा वातावरण यानी स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए। अगली चर्चा करें बीमारियों से सुरक्षा। तो हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य होना चाहिए बीमारियों से सुरक्षित होना चाहिए। हमारे आसपास कई तरह के विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विभिन्न तरह के कृमि वगैरह घूमते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की जीव होते हैं जिसे हम नगण्य आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगर हम उसे छूते हैं और छूने के बाद बिना हाथ धोए या फिर क्या करते हैं? अपनी आंख मुंह को टच करते हैं, जिसके कारण वो आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं, जिसके कारण आप क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं और रोग आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे ज्यादा क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं, जो प्रभाव क्या करता है? आपके इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म करता जाता है, जिसके कारण आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बीमारियों से सुरक्षा होनी चाहिए। सही ढंग से हमें हाथ धोकर या फिर अच्छे जगहों पे रहना चाहिए। कभी भी हम घर जाएं, खाने के बाद और खाने के पहले हाथ को अच्छे तरह से हम वॉश करेंगे। और बीमारियों से सुरक्षित रहने के विभिन्न तरह के
तरीके अपनाएंगे जो आप लोग को आगे चलकर हम बताएंगे। आगे चर्चा करें, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की भावना भी होनी चाहिए सामाजिक तौर पे, यानी कि अगर सामाजिक तौर पे हम बात करें तो हमारे समाज को भी बचाना है विभिन्न तरह के बीमारियों से और विभिन्न तरह के कारकों से हमें बचाना है, जो कारक आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे कारक हैं जो हमारे समाज को क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। आगे चर्चा करें आर्थिक सुरक्षा की, तो हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या होनी चाहिए, पैसे की भी आवश्यकता होती है। आर्थिक तौर पे मान लीजिए कि आप क्या है कि बीमार पड़ गए और अगर आपको इलाज की जरूरत है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, मनी पैसे की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक तौर पे भी हमें सुरक्षित होना अति आवश्यक होता है। आगे तो सौहार्दपूर्ण सामाजिक वातावरण, मतलब कहने का कि अगर हम एक दूसरे के मतलब क्या कहा जाता है, मनुष्य के सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी होता है। तो उस समाज में अगर हमें रहना है तो समाज के अनुसार सोचना होगा, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए सोचना होगा। इसीलिए इस यूनिट का नाम ही है समाज मानव कल्याण, यानी कि मानव के कल्याण के लिए ही सोचना है। ये क्या होता है, सामाजिक कल्याण के प्रति सोचना होता है। और इसीलिए हमें सौहार्दपूर्ण यानी एक अच्छे शांत शांतित वातावरण का उपयोग करना और शांतिपूर्ण वातावरण बनाना अति आवश्यक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए कि ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें जो वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है हम जान चुके हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर स्वास्थ्य है क्या, इसकी चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य है क्या। तो इसमें बात करें तो स्वास्थ्य को कई तरह से क्या परिभाषित किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि शरीर के निरोग होने, यानी कि आपके अंदर कोई रोग नहीं होनी चाहिए, सभी शरीरांगों और अंग तत्वों को सुचारू रूप से कार्य कर सकने, मतलब कहने का कि आपके शरीर अंग यानी शरीर के जितने भी अंग है और अंग तंत्र है वो एकदम सही तरीके से सुचारू रूप से अच्छे ढंग से जब कार्य करे तथा मानसिक तनाव से मुक्त। यहां देखिए एक और चर्चा की गई, मानसिक यानी ये जो आपका मानसिक तनाव से मुक्त होने, मेंटली क्या होना चाहिए, एकदम मुक्त, एकदम स्वतंत्र होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपके अंदर द्वंद्व नहीं चलना चाहिए, आपके अंदर कोई प्रभाव मतलब क्या कोई दबाव नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर मुक्त रहते हैं तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। चलिए, तो अगर निम्न शब्दों में यानी छोटे शब्दों में कुछ शब्दों में कहा जाए, अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पुष्टता को ही हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। यानी शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो या फिर सामाजिक यानी सामाजिक तौर पे भी अगर आप हृष्ट पुष्ट हो, अच्छे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक नोट हम यहाँ पे दिए हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। WHO यानी जो विश्व के लिए काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम चर्चा करें स्वास्थ्य की, तो वो कहता है WHO के अनुसार जब शरीर का प्रत्येक अंग तंत्र, यहां भी चर्चा वही की जा रही है कि हमारे शरीर में जो भी अंग तंत्र है, जो भी अंग है, सुचारू रूप से सामान्य कार्य करता है। यानी कहने का कि जो आपका शरीर का अंग है, जो उसका कार्य है, मान लीजिए कि सांस लेना, तो श्वसन हम क्या करते हैं, नाक और मुंह से करते हैं, तो वो सुचारू रूप से अगर करता है तो वो क्या है, उसका काम सही है। कान का काम क्या है, सुनना, मुख से क्या करना है, भोजन प्राप्त करना, या फिर हाथ से क्या करना है कि सही ढंग से कोई कार्य करना, पैर से चलना, या फिर किडनी का काम क्या होता है, क्या कि आपके रक्त को शुद्ध करना। तो ये सब कार्य जो हो सुचारू रूप से सामान्य ढंग से अगर कार्य करता है तो शरीर स्वस्थ कहा जाता है। तो उस समय क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ कहा जाता है। लेकिन अब यहां पे परिस्थिति क्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जब कभी इन अंगों तथा अंग तंत्रों में कोई असमानता, अब देखिए वहां समानता थी, अब यहां पे क्या हो जाती है, असमानता हो जाती है, असमानता उत्पन्न हो जाती है और ये सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। अर्थात आपका मान लीजिए कि क्या होता है कि सर्दी जब होती है, सर्दी जुकाम, जैसे कि आज का वायरस हम लोग का कोविड-19 की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो इससे क्या प्रभावित हो रहा है, हमारा श्वसन अंग ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जैसे फेफड़ा
ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण हम सांस सही ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, बुखार आ जा रही है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है। तो वो क्या होता है कि उस समय हमारा नाक जो होता है जाम हो जाता है सर्दी से, और ये सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देता है। या फिर आपका फेफड़ा श्वसन कार्य में जो कार्य करता है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, और जिसके कारण आपको दम फूलने लगता है, यानी कि दम्मा जैसी बीमारी उत्पन्न होने लगती है, और आपको बुखार आ जाना, यानी शरीर एकदम कमजोर पड़ जाना। तो ये क्या होता है कि आपके अंततंत्र सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं, यानी असमानता आ जाती है। जो समानता है वो खत्म हो जाती है और असमानता आ जाती है, और या इनके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि मान लीजिए कि अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक मनुष्य पे एक निगेटिव क्या हो गया है, प्रभाव पड़ रहा है, किससे? कोविड-19 से, जिसके कारण आज हम लोग काफी ग्रसित है, डिप्रेस हो जा रहा है, नकारात्मक सबका प्रभाव हो जा रहा है कि हम लोग क्या होगा, हमारे मानव जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, विश्व का क्या होगा, इसका कोई दवाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोग कब तक घर में बैठे रहेंगे, हमारा आर्थिक स्थिति क्या होगा, हम लोग आर्थिक स्थिति से उभरेंगे कि नहीं। मान लीजिए कि जो जिनका आर्थिक स्थिति सही है वो तो कुछ दिनों तक अच्छे ढंग से रह सकते हैं, लेकिन अगर पैसा भी हो और सही ढंग से आपका जो वस्तु है जो मिलना चाहिए वो ना मिले तो भी आप क्या हो सकते हैं, भूखे मर सकते हैं। यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जा रही है, गरीबों के लिए आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण हम लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो वही कह रहा है यहाँ WHO की कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई देना तो इस स्थिति को ही हम शरीर के रोगी, इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, शरीर को रोगी मानते हैं और अस्वस्थ, अथवा इसे हम क्या कहते हैं, शरीर आपका अस्वस्थ माना जाता है। तो हम लोग जान चुके कि हमारा शरीर कब स्वस्थ और कब अस्वस्थ माना जाता है। स्वास्थ्य क्या है ये भी हम जान चुके। स्वास्थ्य क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर का विभिन्न अंग तंत्र जब सुचारू और सही रूप से काम करता है तो वो क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है, और आप क्या स्वस्थ कहलाते हैं। और यही जब नहीं काम करना बंद कर देता है, काम सही ढंग से नहीं करता है तो वो अस्वस्थ कहलाता है, और मनुष्य क्या, रोगी कहलाता है। और जो रोग हमारे अंदर जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोग के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये था आपका स्वास्थ्य संबंधित। अब आगे हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। हम तो सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें होती हैं वो हम लोग जान गए, लेकिन अब यहाँ पे प्रभावित करने वाले जो कारण है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो कारणों की हम चर्चा करें तो सबसे पहला कारण आनुवंशिक विकार होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे विकार आते हैं जो हमें अस्वस्थ बनाते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चलता है, मतलब सबसे पहला आता है आनुवंशिक विकार, जेनेटिक जो आपका डिस्टॉर्शंस होता है, उसकी हम इन्फेक्शन होता है उसकी चर्चा करें तो हम क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें हमें पता चलेगा कि जेनेटिक तौर पे जो हमारे माता पिता द्वारा जो मिलता है, जन्म के समय जो मिलता है वही आनुवंशिक विकार कहलाता है। जैसे यहाँ भी हमने लिखा है, वैसे अपूर्णताएं जिनको बच्चा जन्म लेता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माता पिता के वंशागत रूप से मिलती है उसे आनुवंशिक विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिक विकार कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चर्चा की है, बच्चा जन्म लेता है, यानी कि हमारे अंदर जो वैसी अपूर्णता है, जब बच्चा हम लोग जन्म लिए और उस समय कोई अपूर्णता मिली, जैसे क्या कि कोई अंग काम करना बंद कर दिया, या फिर कोई हाथ वगैरह आपका क्या हो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, कोई भी अंग तंत्र सही रूप से काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रभाव, या फिर वैसी अपूर्णता है जो बच्चे जन्म से ही, मतलब करने कर कि जैसे बच्चा पेट में है और उसके बाद जैसे ही जन्म लिया, जन्म से ही, और माता पिता में जो गुण वो पहले से पाए, जो रोग या किसी प्रकार का विकार माता पिता में वो जब उस बच्चे में पाया जाता है वंशागत, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवंशिक विकार कहते हैं। यानी वंश दर पीढ़ी जो विकार चलते रहते हैं उसी को अनुवंशिक विकार के रूप में हम लोग जानते हैं। अगली चर्चा करें तो मनुष्य दूसरा प्रभाव होता है संक्रमण का प्रभाव। जैसे कि अभी हम लोग प्रभावित है किससे, संक्रमण से। एक तरह से कोविड-19 का जो प्रभाव है संक्रमण प्रभाव है, जैसे एक प्रकार का विषाणु जो हमें इफेक्ट किया हुआ है, जिसके कारण हम काफी ज्यादा प्रभावित है, मानसिक और शारीरिक हर एक रूप से हम लोग प्रभावित हुए हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि हम लोग सोच में पड़ गए हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन क्या होगा, कैसे होगा, इसका कोई निदान है या नहीं है। चलिए दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो संक्रमण का प्रभाव,
संक्रमण की प्रभाव की बात करें तो यहां पे देखिए चर्चा कर रहे हैं बाह्य वातावरण, यानी कि बाहरी वातावरण में पाए जाने वाले जैविक कारक। अब जैविक कारक की हम बात करें तो जैविक कारक में क्या क्या आते हैं, तो वायरस, जीवाणु, सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ, कृमि, ये बाहरी वातावरण मतलब बाहरी तौर पे ये पाए जाते हैं। तो ये जब हमें प्रभावित करते हैं तो ऐसे ही प्रभाव को क्या कहते हैं, संक्रमण का प्रभाव कहते हैं। तो यही कह रहा है जो संक्रमण उत्पन्न करके, यानी वायरस, जीवाणु, सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ, कृमि, ये जब हमें संक्रमण उत्पन्न करके शरीर को रोगी या अस्वस्थ बना देते हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, संक्रमण का प्रभाव कहते हैं। चलिए अगली चर्चा है, अगली प्रभाव की बात करें जीवन शैली का प्रभाव। तो जीवन शैली का प्रभाव भी हम पे पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ ठीक है, अनुवंशिक विकार वगैरह ठीक है, संक्रमण का प्रभाव भी ठीक है, लेकिन अगर आपका जीवन का शैली सही ढंग से ना हो तो भी आप अस्वस्थ कहे जा सकते हैं और आपके स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहां पे हम चर्चा करेंगे कि हमारी जीवन शैली में जिसमें क्या क्या आता है, रहन सहन, खान पान, विश्राम, व्यायाम, स्वभाव, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, यानी जीवन शैली के लिए। तो अगर ये सब अगर आपका सही ढंग से ना हो, सुचारू रूप से ना हो, एक नियमित ढंग से ना हो, तो होता है क्या होता है कि आजकल हम लोग देखिएगा कि रहन सहन, तो हम लोग क्या कि ज्यादातर मोबाइल का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा देर तक हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आंखें खोलकर करते हैं और उसका आंखों पर प्रभाव पड़ता है। काफ़ी देर तक हम लोग जगे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी नींद खत्म हो जाती है और नींद कम आती है, और नींद कम आने के कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। साथ में आपके शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी सर दर्द होना, आंखों पे प्रभाव पड़ना और भी बहुत सारी विकृतियां आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आपका क्या होता है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और अब अच्छे स्वास्थ्य से वंचित हो जाते हैं। तो जीवन शैली में रहन सहन आपका सही ढंग से होना चाहिए, यानी सही कहा जाता है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड टू द वाइफ्स। ये कहा जाता है सही समय पे जगना, सही समय पे सोना, है ना। तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रहन सहन भी सही होना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है उसका भी ध्यान हमें ख्याल में रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और वातावरण को कैसे शुद्ध रखना है, आसपास के जितने भी जीव हो उनको भी ख्याल रखते हुए कि हमारे जीवन के लिए भी वो संबंधित है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक चीज हमसे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो रहन सहन। दूसरा खान पान, तो इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके, संतुलित भोजन होनी चाहिए। तो संतुलित भोजन में हम लोग को क्या होनी चाहिए, ईट इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसी नीति होनी चाहिए। अगला विश्राम भी, जैसे हम अभी चर्चा की है कि विश्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है ना कि प्रत्येक मनुष्य को अगर कार्य करना है तो साथ में सोना भी, विश्राम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक मशीन की भांति काम करता है। एक मशीन से आप लगातार अगर काम लेते हैं तो देखिएगा, मोबाइल ही ज़्यादा समय तक अगर चलाते हैं तो ज़्यादा समय तक चलाने के कारण क्या होता है कि आपका मोबाइल गर्म हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है, बहुत सारी ऐसे विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। मशीन की बात करें तो और भी मशीनें हैं, ज़्यादा देर तक लगातार अगर आप गाड़ी चलाते रह जाते हैं तो मशीन क्या हो जाता है, आपका गाड़ी का मशीन सीज हो जाता है। उसी तरह हमारा शरीर भी होता है कि लगातार अगर हम क्या करते हैं कि काम करते हैं, विश्राम नहीं करते, तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, एक तरह से अस्वस्थ हो जाता है और कई रोगों का हम लोग क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो विश्राम अति आवश्यक होता है हमारे जीवन में। व्यायाम, ये तो अगर शरीर को अगर सबसे ज्यादा स्वस्थ रखना है सही ढंग से, मानसिक तौर पे और शारीरिक फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पे अगर स्वस्थ रहना है तो व्यायाम अति आवश्यक होता है। कहा जाता है कि सुबह और शाम, यानी सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी अगर हम व्यायाम करते हैं तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफी ज्यादा प्रभावित करता है और ये हमारे शरीर को फिजिकली और मेंटली स्वस्थ भी रखता है। अगले बात करें स्वभाव की, हमारी स्वभाव भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वातावरण सही ढंग से रखना है, आसपास के व्यक्तियों से सही ढंग से रहना है, या फिर आपका मतलब चिड़चिड़ापन वाला, ज़्यादा मतलब कहने का कि तुरंत ही गुस्सा हो जाने वाला, या फिर और भी बहुत सारे विकृतियां हैं उससे संबंधित
संबंधित अगर होता है तो आपके स्वास्थ्य पे भी ये प्रभाव डालता है। तो ये सब आपके कारक होते हैं, जीवन शैली पे विभिन्न प्रभाव डालते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टॉर्शंस की। डिस्टॉर्शन यानी विकृतियां, यानी कमियां। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की कमियां हो जाती है और उन कमियों के कारण विभिन्न प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे जीवन में कई तरह की विकृतियां यानी कमियां होती हैं। पहला है पोषण संबंधित विकृतियां। जगिए, सोइए मत, देखिए यहां पे कि पोषण संबंधित विकृतियां हमारे पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे भोजन में पाए जाने वाले, हमारे भोजन में क्या क्या, तो जो कुछ भी हमें ऊर्जा युक्त भोजन, जो ऊर्जा युक्त कुछ भी प्राप्त करना हो तो भोजन से प्राप्त होता है। पौष्टिक आहार प्राप्त, मतलब पौष्टिक जो भी खाद्य वगैरह पर्याप्त प्राप्त करना है तो भोजन से ही प्राप्त होता है। तो भोजन सबसे आवश्यक होता है। तो वही कह रहा है कि भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व, किसका, तो विभिन्न पोषक तत्व, किसमें, तो भोजन में। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व जिनका शरीर में अलग अलग उपयोगिता होता है, मतलब कहने का कि प्रोटीन का अलग कार्य है, विटामिन का अलग कार्य है, अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, उसका अलग अलग अपना कार्य है। विटामिन, कई विटामिन हो गए, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसकी भी चर्चा, हम विटामिन की चर्चा एक चैप्टर में करेंगे। लेकिन पहले हम जान लें कि विटामिन भी आवश्यकता है और कई तरह के विटामिन होते हैं। पोषक तत्व भी बहुत तरह के होते हैं, प्रोटीन, वसा हुआ, ये सारे हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यकता है, उपयोगी भी होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कमी होना, क्या होना, कमी होना शरीर की रोगी या अस्वस्थ हो जाने के कारण बनता है। मतलब उसमें अगर कोई कमी आ जाती है तो वही हमारे शरीर को क्या कर देते हैं, अस्वस्थ बना देते हैं और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पोषण संबंधित विकृतियां कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, जैव रासायनिक विकृतियां, यानी जीवों से प्राप्त होने वाले रासायनिक जो तत्व होते हैं उसमें कमियां जो होती है, उससे क्या विकृतियां उत्पन्न होती है वो हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक, हमारे शरीर में बहुत सारे जैव रासायनिक पाए जाते हैं, उनकी अनियमितता, मतलब कहने के अनियमितता, मतलब कहने के कि रेगुलरली उसका न पाया जाना, नियमित ढंग से न होना, ये क्या होता है, इसकी कमी होना। जैसे अब बात करें रासायनिक, जैव रासायनिक क्रियाओं की बात करें तो इसमें, और पदार्थों की बात करें तो क्या क्या आता है, एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन वगैरह ये सब भी हम जोड़ सकते हैं, इत्यादि क्या होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक होता है। और इससे कम या ज्यादा होना रोग उत्पन्न कर सकता है। कहा जाता है कि संतुलित, यहां पे हम चर्चा ही की है, संतुलित क्या, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये कम भी हो जा रहा है तो आप तो अस्वस्थ है, अगर ज्यादा भी हो जा रहा है तो भी क्या है, आप अस्वस्थ है। जैसे कि एंजाइम बढ़ जाएगा तो भी हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो आप थायराइड के बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो ये सारे बीमारियों का उत्पन्न करना हमारे ऊपर निर्भर होता है। अगर हम सही ढंग से और सही तरीके से जीवन शैली रखते हैं तो सब कुछ स्वस्थ और सुचारू रूप से होगा और हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा। तो अगर अपने स्वास्थ्य को सही और सुचारू रूप से रखना है तो स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। आगे चर्चा करेंगे अगली विकृति का। चलिए तो आगे हम चर्चा करें विकृतियां की, तो बहुजात रासायनिक विकृतियां हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषक या जल अर्जन इत्यादि पदार्थ जो विभिन्न व्यक्तियों में संक्रमण पैदा करते हैं। मतलब कहने का कि विभिन्न व्यक्तियों में जो संक्रमण पैदा करने वाला पदार्थ वो कौन हो जाएगा, तो प्रदूषक या जल अर्जन, यानी जो जल अर्जित हम करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वैसे जल या कोई प्रदूषक जब हमारे व्यक्तियों में संक्रमण पैदा करते हैं किसी व्यक्ति में, तो वैसे क्या कहलाते हैं, बहुजात रासायनिक विकृतियां कहलाते हैं। अगली चर्चा है चौथे की शरीर तंत्र या संबंधित विकृतियां। तो इसमें क्या क्या आता है, फ्रैक्चर, मोच, हड्डी टूटना, चोट लगना, ये इत्यादि क्या होता है, शरीर तंत्र या संबंधित विकृतियां करती है। यानी कि हमारे शरीर में इस तरह की विकृतियां अगर उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति को शरीर तंत्र संबंधित विकृतियां कहते हैं। पांचवा विकृतियां है विघटनकारी विकृतियां। तो इसके अंतर्गत जो आता है कि वैसी विकृतियां जो राइटिस और हृदय रोग इत्यादि बीमारियों का उत्पन्न होने का कारक बनते हैं, तो वैसे विकृतियों को हम क्या कहते हैं, विघटन विकृतियां कहते हैं।
छठे विकृतियों की बात करें तो मानसिक विकृतियां कहलाती है। तो इसमें मानसिक विकृतियों की बात करें कि जो मानसिक तौर पे यानी विभिन्न प्रकार की विभ्रम यानी कि हमारे अंदर जो भ्रम पैदा करती है स्थितियां, मतलब विभ्रम में स्थितियां, सामाजिक परिवेश में सामंजस्य न बैठा पाना इत्यादि मानसिक विकृतियां कहलाती है। यानी कि हमारे मन में कुछ चल रहा है और हमारे मन में कुछ विभ्रम आ गया या फिर सामाजिक परिवेश में सामंजस्य नहीं बैठा पाए, यानी कि समाज में नीति और रीति कुछ और है और हम उस नीति के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो विकृतियां उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति को मानसिक विकृतियां कहते हैं। अगला, अब हम आगे चर्चा करेंगे रोगों की। आखिर रोग है क्या? हम कहते हैं ये रोग है, वो रोग है, ऐसा रोग है, वैसा रोग है। तो वैसे स्थिति में हम रोग किसे कहेंगे? तो कह सकते हैं कि वैसा कारक या विकृतियां जिससे हमारा शरीर प्रभावित, रोगी अथवा अस्वस्थ होता है। क्या होता है? हमारा शरीर प्रभावित हो जाए या रोगी हो जाए या अस्वस्थ हो जाए, तो वैसे कारक और विकृतियों को ही हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। अब चर्चा करते हैं रोग कितने तरह के होते हैं। तो रोग की चर्चा करें तो मुख्य रूप से रोग दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। एक होता है जन्मजात रोग और दूसरा हो जाता है अर्जित या ग्रहित रोग। तो जन्मजात रोग की चर्चा करें तो वैसे रोग जो व्यक्ति में जन्म से उत्पन्न होते हैं उसे जन्मजात या आनुवंशिक रोग कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति में पहले से ही रोग है, यानी जन्म से उत्पन्न हो गया रोग, तो वैसे रोग को हम क्या कहेंगे? जन्मजात। और आनुवंशिक यानी कि हमारे माता पिता के द्वारा जो माता पिता में जो रोग है वो जेनेटिक तौर पे हम में चला है, तो वैसे रोग को ही हम क्या कहते हैं? जन्मजात या आनुवंशिक रोग कहते हैं। अब अर्जित या ग्रहित यानी कि जिस रोग को हम किसी वाहक द्वारा क्या करते? अर्जित करते, प्राप्त करते हैं, यानी किसी कारण से आपका क्या हो गया? वो रोग हो गया, तो वैसे रोग को हम अर्जित या ग्रहित रोग कहते हैं। जैसे वैसे रोग जन्म के बाद, यानी कि जब जन्म लिए और उसके बाद परिवेश में, बाहरी परिवेश में आने के बाद, बाहरी वातावरण से जो रोग हमें उत्पन्न होते हैं, तो वैसे रोग को ही हम क्या कहते हैं? ग्रहित या अर्जित रोग कहते हैं। जैसे एड्स हुआ, हैजा हुआ, टाइफाइड इत्यादि ये रोग हुआ। क्या होता है कि हम लोग बाहरी परिवेश में किसी संपर्क में आ जाने से, जैसे एड्स होता है, हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, तो ऐसे रोग को ही ग्रहित या अर्जित यानी ग्रहण कर लेना, किसी चीज को ग्रहित कर लेना, अर्जित कर लेना, तो वैसे रोग को ही ग्रहित या अर्जित रोग कहते हैं। अगर अब चर्चा करें तो ग्रहित और अर्जित रोग को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक होता है संक्रमित रोग और दूसरा होता है असंक्रमित रोग। तो संक्रमित रोग की चर्चा करें तो यह रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। मतलब कहने का कि वैसा संक्रमित रोग जो एक व्यक्ति से, मतलब कोई एक व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है जिसमें रोग है और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति है। जैसे कि आजकल कोविड-19 की बात ही चर्चा करें, कोई व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है, काफी अच्छा मतलब उसका स्वास्थ्य है, लेकिन एक कोविड-19 का यानी कि जो आपका अभी बीमारी चल रहा है कोविड-19 से, जिसे हम कोरोना कहते हैं, कोरोना से ग्रसित व्यक्ति दूसरे के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में अगर आ गया तो वहां पे ये बीमारी क्या हो जा रही है? उत्पन्न हो जा रही है। तो वैसे बीमारी को हम क्या कहेंगे? संक्रमित बीमारी कहेंगे या संक्रमित रोग कहेंगे। अब बात करें तो संक्रमित रोग को दो भागों में बांटा जाता है, दो समूह होते हैं, एक संक्रामक रोग या एक असंक्रामक रोग। अब इसमें चर्चा करें संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग यह रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सीधे संपर्क में, मतलब कहने का अर्थ कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सीधे संपर्क में आ जाता है। यानी एक व्यक्ति है जो स्वस्थ है और दूसरा व्यक्ति क्या है? अस्वस्थ है, और उसके एक दूसरे के सीधे संपर्क में जो रोग उत्पन्न हो जाता है, वैसे रोग को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। अगला है असंक्रामक रोग। वैसे रोग जो किसी वाहक यानी कहने का कि वैसे रोग जो किसी व्यक्ति से नहीं फैलता है बल्कि किसी वाहक द्वारा फैलते हैं या किसी कारक द्वारा फैलते हैं, तो वैसे रोग को ही असंक्रामक
रोग कहते हैं। जैसे कि आप अब लोग कभी कभी देखते हैं क्या कि जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, नाना प्रकार के माध्यमों से, कारकों से क्या करते हैं, ये फैलते हैं। जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो इससे फैलते हैं। तो वैसे रोग को ही हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। अगला है इसी का मतलब दूसरा भाग, जैसे कि अर्जित को हम दो भागों में, अर्जित रोग को दो भागों में बांटे थे, पहला संक्रमित रोग और दूसरा असंक्रमित रोग। तो संक्रमित रोग की बात करें तो वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होती, मतलब कहने का अर्थ कि वैसा रोग क्या होता है कि मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यक्ति से नहीं फैलता है, यानी कॉन्टेक्ट बेसिस पे ये नहीं फैलता है, तो वैसे रोग को ही हम क्या कहते हैं, असंक्रमित रोग कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग केवल रोग के बारे में चर्चा किए, अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न रोग जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, और वो रोग कौन है, उसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उसका रोकथाम क्या है, उससे मतलब छुटकारा कैसे पाएंगे, किस तरह की हमें नीतियां अपनानी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए नमस्कार।